वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप कॉल्स कर रहे हैं और अपने सवालात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आपको जवाब दे रहे हैं। 051-921-0809 और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे बेशुमार सवालात आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। एक सवाल आया वाजिद रहमान कहते हैं कि आप अपोजिशन वालों को एनआरओ क्यों नहीं देते, इनको एनआरओ दे दें और अवाम के रोज़ के जो इनके जो ड्रामे हैं इनसे जान छुट जाए। फिर इस तरह करें, सारे जेल खोल दें पाकिस्तान के, तो वो बेचारे लोगों का क्या कसूर है? उनकी तो चोरियां छोटी छोटी हैं। किसी की लाख रुपए चोरी है, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने कोई मोटरसाइकिल चोरी किया, तो वो बेचारे जो जेलों में भरे हुए हैं उनका क्या कसूर है? फिर देखें, एक मुल्क, मैं अपनी सारी कौम को ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख उठा के देखें, कोई दुनिया में मुल्क आज तक आगे बढ़ ही नहीं सका जिधर कानून की बालादस्ती ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। कोई दुनिया में मुल्क देख लें, जब एक मुल्क आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक चीज से बढ़ता है, खुशहाली सिर्फ एक वजह से आती है, जिधर कानून की बालादस्ती होती है। जिस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज़ तबाह करती है मुल्क को? मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा। ये एनआरओ है, मतलब कि ताकतवर को आप एनआरओ दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क हैं वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज़्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या उनकी ख़ास चीज़ है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहाँ कानून है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर, जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहाँ इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा। इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं। महंगाई कैसे होती है? जब रुपया गिर जाता है आपका, जो चीज़ बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी वजह गरीब मुल्कों के अंदर गुर्बत, क्या वजह है? कि वहाँ इस तरह के बैठे हुए हैं डाकू चोर, जो ऊपर आके मुल्क लूट के सारों ने अपने मुल्कों को कंगाल कर दिया, मकरूज कर दिया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को उठा के उस्मानों पे ले गया। जैसे ही महातिर मोहम्मद 20 साल के बाद गए, उधर भी एक इस तरह का आदमी आ गया, जिस तरह हमारे ये जो APDM टाइप लोग हैं, उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमज़ोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़ीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर
जब एक कानून, एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज़ बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में कर्जे इतने नहीं चढ़े जो इन 10 सालों में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया है। लेकिन उसने जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 एनआरओ दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं। वो 4 गुना ज्यादा जो कर्जा चढ़ाया इन 10 सालों के अंदर, वो आज हम कैसे भुगत रहे हैं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों के सूद देने पे। तो मुल्क कैसे चल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जुल्म किया इस मुल्क पे कि वो 2 लोग जो कि सबसे बड़े, जिनकी साबित होगी करप्शन, ये जो ब्रॉडशीट है ये क्या चीज़ है कि उसके अंदर पता चल गया इनके पैसे, उनको एनआरओ दे के दोनों को एनआरओ दे दिया, सरे महल उसको एनआरओ दे दिया। पैसे पाकिस्तान आने थे, एनआरओ दे के वो भी आसिफ ज़रदारी ने पैसे रख लिए। 60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे, वो उसको पाकिस्तान को आने थे, वो एनआरओ दे के वो अपनी जेब में। सारा ये जो हुदैबा पेपर मिल्क सारा ओपन एंड शट केस था, एनआरओ दे के, और वो जो इसकी बाहर प्रॉपर्टीज पकड़ी ब्रॉडशीट में वो सारी माफ हो गई। तो नुकसान किसको हुआ? आज पाकिस्तान वो नुकसान उठा रहा है। जी अगले कॉलर है विहारी से अजमत अली। जी अजमत। जी जनाब ज़ीरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हर माह में 2 दफ़ा पेट्रोलियम मशरूआत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ पे महंगाई आ जाती है। जो दिहाड़ीदार तबका, जो मतलब के छोटा किसान है, वो इस चक्की में पिस रहा है। कोई शफकत की जाए इस पर। देखिए ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है महंगाई, और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। लेकिन ये भी ज़रूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूँ महंगाई की, एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सी चीज़ की कीमत क्यों चढ़ रही है, तो ये सोचें कि अगर मुझे इतनी ये इसके यानी मेरे ज़हन पे ये इतना पड़ा हुआ है, तो ये क्यों नहीं, ये महंगाई है क्या, होती क्यों है। तो ये मैं ज़रा चाहता हूँ कि आज आप सब समझ लें। देखें महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। और रुपया क्यों गिरता है ये भी पहले आप समझ लें। रुपया इसलिए गिरता है कि जब आप मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम है और मुल्क से डॉलर बाहर ज़्यादा है, जो जा रहे हैं वो ज़्यादा है। ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बुरी, ये इतना बड़ा हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पैसा बाहर जाता है, जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक पेपर छापा था गालिबन कोई 8-9 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके, यानी चोरी होके ना, इस चोरी का पैसा 10 अरब डॉलर बाहर जाता है। फिर अगर हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, मसलन जो चीज़ें हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वो जब डॉलर कम होंगे डॉलर ऊपर चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा। तो पहले ये समझें कि रुपया गिरता क्यों है। जब हमें हुकूमत मिली तो जो इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स थी, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था जिसको ट्रेड गैप कहते हैं। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जो टोटल डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, यानी जो हम रेमिटेंसेस भी शामिल कर लें, तो वो 20 अरब डॉलर था, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख का खसारा था। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत आई प्रेशर पड़ गया रुपए पे,
اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں, جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو آپ ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے. ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے, تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%, اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں, 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%. ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا, وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے. جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5% 2008-9 میں. 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی, اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس, جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں, جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی, وہ 17% تھی. اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو. اب یہ کیوں, اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پہلے یہ سمجھیں. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا, اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی, کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا, جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے گھی, تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, وہ مہنگا. چائے مہنگی, چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی, جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے, تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس, اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے, تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی. تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری. جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں, یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. اور اس کی وجہ سے 17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں, ہم نے اس کو بیلنس کر لیا. ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے, کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں, اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے. تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے, وہ تیسری چیز ہے. تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں, ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے, ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. 2 اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک, 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہو گئی. گندم کم ہوئی پاکستان میں. کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی, وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ, تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی, وہ ہماری کم ہو گئی. تو چینی بھی جب باہر سے آئی, اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا, حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے, لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے, مجھے پورا احساس ہے, سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی, جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں, اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری, اس مہینے, جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں, ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے.
जी, कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं बादशाह बात कर रही हूँ, आयरलैंड से। जी, क्या सवाल है आपका प्राइम मिनिस्टर से? मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि हम लोग जो है एक गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान, हमारे लिए यहाँ पे नामूस रसालत का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग उनसे, हमारा ये है कि एक अरब से जाहिद मुसलमानों की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बार बार आजमाया जाता है, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल पैदा हो जाता है। इस हवाले से मेरा उनसे सवाल है कि हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्तहिक होके एक मुश्तरका राय अमली इख्तियार कर सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से इस मामले में राब्ते में हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये पहले भी जवाब दे बैठा हूँ, अब फिर आपको कहता हूँ, जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब ममालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय, कि जी हमारी आज़ादी राय है। लेकिन मुझे अभी भी, मैं आपको बता दूं कि कभी भी उनको इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आजकल हुआ, क्योंकि जब से हमने उठाया, और मुझे फ़ख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। साथ साथ इस्लामोफोबिया, जो आप मगरब में रहते हैं, आपको पता है कि किस तरह की वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया से बड़े हमारे लोगों को मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ता है। लेकिन इसका सिर्फ हल एक ही है, हम आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुसलमान ममालिक को मैं इकट्ठा करूं और इस चीज़ के ऊपर, और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने पूरा मेरे साथ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जब उन्होंने कहा, तो सिर्फ 2 मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट ने उसके ऊपर बात की और उनकी तनकीद की। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंपेन में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि जिस वक्त वो कोई भी उनके मुल्क में इस तरह की हरकत करेगा, एकदम 50 मुसलमान मुल्कों से रिएक्शन आएगा, तब ये इशू ख़त्म होगा। 0519210809 पर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं अब्बास मिर्जा बोल रहा हूँ टोरंटो से। जी, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ? जी, आप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कैसे हैं आप सर? जी, मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं, इसकी वजाहत फरमाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका फॉरेन फंडिंग का क्या मामला है? क्या आपने भी किसी से पैसे लिए हैं? हकीकत क्या है? प्लीज अगर आप बता सके तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि वो एक बड़ी अच्छी एक सहींग है, एक पंजाबी की सहींग है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान PTI में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया, और मैं वो बताता हूँ क्यों। देखिए, मुझे आज से तकरीबन 31 साल पहले मैंने फंड रेजिंग शुरू की थी शौकत खानम की। तो मैं तो पाकिस्तान का वो फंड रेजर हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। आज भी इकट्ठा कर रहा हूँ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए। थोड़ा मुश्किल है जब से प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता था पार्टी के लिए भी। तो क्योंकि मुझे समझ थी फंड रेजिंग क्या है, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है कि हम बाकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है, और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का था। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब शौकत खानम के लिए शुरू में पैसे इकट्ठे किए आज से 20-25 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुझे पैसे दिए थे। और मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा था? क्योंकि क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया फिरता था और उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते थे मुझे। तो लिहाजा हमारा जो पैसा इकट्ठा हुआ, ये बिल्कुल पॉलिटिकल फंड रेजिंग से
اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے، 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں۔ اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں۔ ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے۔ ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا، بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے، ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے۔ یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے۔ تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری چیز، جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے، اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے، آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے، کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے۔ تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب۔ جی السلام علیکم عارف صاحب، کیا ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی۔ پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ شکریہ سر۔ دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا، میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم۔ دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں، 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں، کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی، اور پچھلے جو یہ دو بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں، کئی تباہی، اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے۔ ادارے تباہ ہوئے ہیں، پی آئی اے، سٹیل مل، یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے، یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں۔ اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں، شوکت خانم، دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل، اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں۔ میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے۔ وہ لوگ بھیجتے ہیں، وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔
आगा खान को, अलशिफा को और 2 शौकत खानम को। तो वो 3.5 साल में वो शौकत खानम पेशावर बना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। लेकिन हम जो पेशावर के हॉस्पिटल्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल और उनके खैबर मेडिकल और जो पुराने हॉस्पिटल हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, टाइम लग रहा है, देर लगती है, क्योंकि सिस्टम सारे ठीक करने होते हैं, बुरी आदतें पड़ी होती हैं। फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, वो कानून आ जाता है, वो स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो एक नया हॉस्पिटल बनाना आसान है और इंशाल्लाह कराची का हॉस्पिटल शुरू हो गया है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न और बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। लेकिन पुराने सिस्टम को ठीक करना टाइम लगता है। अब पंजाब पुलिस है, कहते हैं जी पंजाब में देखें डकैतियाँ, ये हो गया वो हो गया। अब पंजाब पुलिस एक दिन में तो नहीं ख़राब हुई, ये 2 सालों में तो नहीं हुई। पंजाब पुलिस के ऊपर एक रिपोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट में, 1993 के अंदर रिपोर्ट थी। आईजी अब्बास खान ने लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा जी कि क्यों इतनी ज़्यादा पंजाब पुलिस क्यों नहीं ठीक परफॉर्म कर रही, करप्शन क्यों इतनी ज़्यादा है। तो आईजी अब्बास खान ने पूरी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का एक पैराग्राफ है, उन्होंने कहा कि 25,000 लोग मेरिट के बगैर भर्ती किए गए। ये मैं 93 की बात कर रहा हूँ कि उस दौर में, और उसमें पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया। और फिर एक सेंटेंस कहता है कि और कई लोग जो मुजरिम थे उनको पुलिस में भर्ती किया गया। तो ये ऐसे नहीं कि आज आप समझ रहे हैं कि एकदम कोई आएगा और ठीक कर देगा। सिस्टम्स ठीक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मुतमईन हो जाएं कि ये सारे हम इदारों को बारी बारी ठीक करेंगे। और क्रिकेट कैसे ठीक होगी? क्रिकेट उस रास्ते पे निकल गई है, वो ऐसे होगी कि इलाकाई क्रिकेट जो मैं आज से 40-50 साल से लगा हुआ हूँ, इलाकाई क्रिकेट जो शुरू हो गई है। आप देखते हैं कि जब पेशावर का मैच होता है या पेशावर जाल में, तो सारा केपी उसको देख रहा होता है। बलूचिस्तान का एक खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन सारा बलूचिस्तान देख रहा होता है टीम को। ये मैं 40 साल से कह रहा था कि इलाकाई क्रिकेट को, वो हो गई है। अब एक खिलाड़ी को डेवलप होते हुए टीम को थोड़ा टाइम दें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टीम मुसलसल बेहतर होती जाएगी। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला मतवातर जारी है। सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर साहब सवालात आए हुए हैं। ये उस्मान साहब हैं, इससे मिला जुला सवाल है जो भी आपसे हुआ। उस्मान साहब हैं, कहते हैं फिटनेस के हवाले से आप थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि आप खुद तो बहुत फिट हैं, इसका क्या राज है और आजकल की रूटीन में आपको कैसे टाइम मिलता है? आजकल तो बड़ा मुश्किल है फिट होना। बल्कि मैं देख रहा था, बुशरा बेगम ने एक वो वेइंग मशीन देखी, तो जब वेइंग मशीन रखी, मैं जब क्रिकेट खेलता था सारा मेरा कभी 185 पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं गया। तो जब मशीन पे खड़ा हुआ तो 200 पाउंड पे पहुंच गया वेट। वो इसलिए कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता मुझे एक्सरसाइज करने का। लेकिन देखें, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है, मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो कामयाबी तो उसको देता है जो मेहनत करता है। अल्लाह ने आपको ये कहा हुआ है कि जिस्म जो आपका है ये उसकी तरफ से एक नेमत है। अब जितना आप इसकी नेमत का ध्यान रखेंगे, वो आपको बीमारियां नहीं होंगी। अल्लाह आपको सेहत देगा, और अच्छी सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करेगा और अपना खाना सही तरह देख के नहीं खाएगा, तो उसके मसले मसाइल होंगे।